रेस टू द मून, और हमारी ये रेस बहुत लंबी रही है। इंडिया इज ऑन द मून। फाइनली 2008 के सबसे पहले चंद्रयान से लेके 2019 में मून के सरफेस से मात्र 400 मीटर पहले चंद्रयान 2 के फेलियर से लेके दुनिया की सबसे पहली कंट्री बनना जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की हो। ये सफर सच में यादगार और इनक्रेडिबल रहा, बिल्कुल इनक्रेडिबल इंडिया की तरह, और इसके लिए आप सभी को बधाई। लेकिन इस अचीवमेंट के बीच में भी कई सवाल उठ रहे हैं कि व्हाई इज इंडिया ऑन मून, आखिर हम वहाँ पर है ही क्यों। हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पर पहुँच तो गया, लेकिन ऐसा क्या करने वाला है जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट पिछले कई दशकों से मून की रेस में लगे हुए हैं, और साउथ पोल की लैंडिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास कैसे है, जानेंगे सब साथ मिलकर इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हमारे चंद्रयान के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, इसलिए दिल खोल के लाइक करना। लेट्स बिगिन। तो मून पर पहुंचना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ होने वाले मिशंस हैं। और चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद बस एक लूनर डे, मतलब कि हमारी अर्थ के 14 डेज तक ही चांद पर रहेगा। 14 दिनों के बाद लूनर नाइट शुरू होगी और टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इतनी ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में हमने सर्वाइव करने के प्रोविजंस नहीं किए हैं। मोर ओवर लैंडर और रोवर दोनों ही सोलर पावर है, तो जब लूनर नाइट शुरू होगी वो दोनों ही ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या वापस से जब लूनर नाइट खत्म होगी, मतलब 14 दिनों के बाद जब सनलाइट वापस वहां पहुंचेगी, तो क्या हमारा विक्रम वापस से काम करने लगेगा? वेल, इसकी अपेक्षा वैसे तो कम ही है, बट अगर किसी भी तरह हमारा विक्रम उन 14 रातों को सरवाइव कर जाता है तो चांसेस हैं कि वापस सनलाइट मिलने पर वो ऑपरेट किया जा सके। और ये बात खुद हमारे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी ने बताई है। उनका ये भी मानना है कि उतनी ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर पर सिस्टम का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट चांसेस फ्री भी हैं, और उनके साथ साथ हम भी यही आशा करते हैं कि सिस्टम सर्वाइव कर जाए। अब चलिए जानते हैं कि चंद्रयान इन 14 दिनों में करने क्या वाला है। तो बेसिकली हमारे चंद्रयान में कई पेलोड्स यानी कि उपकरण लगे हुए हैं। तो चलिए सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें कि 1 पेलोड है, फिर विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड है, और रोवर जिसमें कि 2। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन काम लैंडर और रोवर को चांद की 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक ले जाना था, जिसके बाद लैंडर और प्रोपल्शन अलग अलग हो गए। लेकिन इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का उपकरण लगा हुआ है, जिसकी मदद से अर्थ को स्टडी किया जाएगा, यानी कि अर्थ के वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जिसकी मदद से ये पता चल सके कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्थ को जीने के लिए एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाती हैं। और इसी डेटा को यूज करके हम आगे बाकी बाहरी प्लैनेट्स को स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर। विक्रम लैंडर का नाम हमारे फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की स्मृति में रखा गया है, जिसका पहला उपकरण या पेलोड है ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जैसे हमारी अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, ऐसे ही मून पर मूनक्वेक्स आते हैं, और ILSA इंस्ट्रूमेंट इन्हीं मूनक्वेक्स को स्टडी करके मून के कोर के बारे में भी जानेगा, जिसकी हेल्प से हमें मून के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगेगा। रामभा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसका काम होगा एटमॉस्फेयर यानी कि गैसेस और आयनोस्फेयर यानी कि पार्टिकल्स को स्टडी करना। देखो, बात ऐसी है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसका नाम है प्लाज्मा, जो कि सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अधीन होता है या सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता है। अब ये प्लाज्मा पूरे स्पेस में बहुत ज्यादा मात्रा में है, और स्पेस विंड या अंतरिक्ष हवा के कारण मून भी इससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, और कई जगहों पर मून के सरफेस पर भी ये नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये प्लाज्मा मून के एक्सोस्फीयर में सोलर इन्फ्लुएंस के कारण चेंज होता रहता है, और रामभा इन्हीं चेंजेस को स्टडी करेगा। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये पेलोड चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और सरफेस टेम्परेचर को स्टडी करेगा, जिससे हमें चांद के सरफेस को स्टडी करने में हेल्प होगी, क्योंकि चांद पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो हमारा रोवर चांद के सरफेस पर छोटा सा होल बनाएगा और फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से ये पता चलेगा कि हीट का मून के सरफेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि सबमरीन्स एक साइड से साउंड वेव्स को भेज
भेजती हैं और किसी रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आने तक के टाइम को मेजर करती हैं, जिसकी हेल्प से प्रॉपर डेप्थ का पता चलता है। और LRA भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थ और मून के डायनेमिक्स को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हेल्प करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। विक्रम लैंडर के बाद अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से बस आधे किलोमीटर दूर तक ही मून को एक्सप्लोर करेगा और वेरियस डेटा को एक्यूमुलेट करके उन्हें विक्रम तक पहुंचाएगा, जहां से वो डेटा हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचेगा। इसमें 2 पेलोड्स हैं, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। ये इंस्ट्रूमेंट एक्सरे की ही तरह अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प से मून के सरफेस पर एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा, यानी कि चांद की मिट्टी और पत्थरों में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक्सेट्रा को ढूंढने में मदद करेगा। और ये पॉसिबल होगा इसमें लगे हुए एलिमेंट क्यूरियम के कारण। लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मून के सरफेस पर स्पार्क पैदा करता है और उस स्पार्क से निकली लाइट को स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट के कारण एमिट हुई है। और ये एग्जैक्टली हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह ही होते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए कम्प्लीटली यूनिक। अब इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण फ्यूचर के कई एम्बिशियस प्लान्स, जिसमें कि चांद पर कॉलोनी सेटअप करना, मैनकाइंड के लिए स्ट्रक्चर बनाना और मून से बाकी प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना और मून से ही रॉकेट लॉन्च करना, इनके जैसे कई और प्लान्स की शुरुआत अब हमारे चंद्रयान से शुरू हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल चंद्रयान 3 हमारे भारत को कैसे बेनिफिट करेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है इकोनॉमी। हमारा स्पेस प्रोग्राम आज $8 बिलियन का है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2040 तक ये $40 बिलियन तक का होने वाला है, लेकिन ये फिगर्स तो चंद्रयान 3 के पहले के हैं। हो सकता है कि अब ये प्रोग्रेस और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ले, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो पूरी दुनिया का स्पेस सेक्टर सिर्फ 2% पर एनम से ही ग्रो कर रहा है, वहीं इंडिया का स्पेस सेक्टर 4% पर एनम से। साथ ही में हम स्पेस स्टार्टअप्स को भी काफी एनकरेज कर रहे हैं। दूसरी चीज भारत के लिए होगी इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। देखो ये बात तो क्लियर है कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है और हमसे पहले बस 3 ही देश ऐसा कर पाए हैं। और हमने जिस कैपेबिलिटी और स्मूथनेस के साथ ये सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की है, इससे हम फ्यूचर के स्पेस प्लान्स में एक बहुत अहम किरदार निभाएंगे। और जियोपॉलिटिक्स वाइज देखा जाए तो रशिया, यूएस और चाइना आपस में स्पेस प्रोग्राम्स नहीं करेंगे। अब हमारी कैपेबिलिटीज को साइडलाइन करना इनके लिए नामुमकिन है। थर्ड इम्पैक्ट होगा ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स, जैसे कि हीलियम 3 की माइनिंग। पृथ्वी पर अब धीरे धीरे एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव हीलियम 3 पहले से ही चांद में एक अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है और भारत ही नहीं, रशिया, यूएस और चाइना भी इस एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश में है। इन सब अचीवमेंट से भी ज्यादा बढ़कर है हमारे इसरो के साइंटिस्ट के एफर्ट्स और हार्ड वर्क। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक क्लियर हो गया होगा कि चंद्रयान 3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और अगर कोई गलती हो गई हो तो जरूर नीचे कमेंट्स में करेक्ट करिएगा। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले। और लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी चंद्रयान 3 के इम्पोर्टेंस को जान सकें। वी आर प्राउड ऑफ यू इसरो। जय हिंद।